हेलो एवरीवन। आज से हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लोग को दूँ तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में तो आप लोग जानते हो, ठीक है। रोटेशनल मतलब क्या होता है? रोटेशनल मतलब कि अगर जैसे मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कंसिडर करो कि ये पेन, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कंसिडर करो कि ये पेन है और ये पेन आपका एक मॉलिक्यूल है, तो ये धीमे धीमे कैसे ना कैसे करके ऐसे रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट करते करते वापस अपनी उसी पोजीशन के अंदर आएगा। तो जब इस तरीके का कोई भी रोटेशन किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर होता है और उस पर्टिकुलर रोटेशन के अलोंग ही अगर वो किसी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में आ जाता है तो वो डायरेक्टली उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे मैं इसको समझने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरा एक पेपर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक मैंने डायटोमिक मॉलिक्यूल रखा है। डायटोमिक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब ये है ना, रोटेट कर रहा है, जैसे ये यहाँ पर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, और इसको हमने कोई ना कोई मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दी है, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इसको दे रहे हैं। तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता करता आएगा, ठीक है। अब जब ये आएगा तो इसके लाइक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी। जब इस तरीके से वो ट्रैवल करेगी तो हम ये बोलते हैं कि जैसे ही ये किसी भी इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर पड़ेगी तो अगर के रोटेशन के अलोंग अगर ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने मान ली कि μ1 है और इसके रोटेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो μ2 है। जब μ1 और μ2 बराबर हो जाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम पर ये मॉलिक्यूल रोटेट करता हुआ ही उस पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसका स्पेक्ट्रा हमें दिखाई देता है डिटेक्टर पर। सो बेसिकली इसी चीज़ को हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहली बात तो ये कि शो कौन करते हैं, तो ये ध्यान रखना आपका एक तरीके का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जो डाइपोल मोमेंट होता है, हम जानते हैं कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका म्यू डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से शो करते हैं, उनका ज़ीरो के बराबर नहीं होता, मतलब उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट निकलेगा। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक ए लिया और एक बी लिया, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस था, एक प्लस में था और एक माइनस में था। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट रहेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हम किनको बोलते हैं, जिनके बीच में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं आता, जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो निकलता है, उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो आपके माइक्रोवेव रीजन के अंदर ही फॉल करती है। दूसरा जो इसकी कंडीशन होती है कि वो हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ आपके पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ही मिलेगी हमें, क्योंकि रोटेशन सिर्फ वही करेगा जिसके डाइपोल के अंदर फ़र्क रहेगा, मतलब दो एटम जिनके डाइपोल के अंदर मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, सिर्फ वही मॉलिक्यूल आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमें जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में पढ़नी थी। देखो, डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर और यहाँ पर आपके एक कोई एटम लगा हुआ है और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कि r है, और इसका सेंटर से दूरी और इसकी सेंटर से जो दूरी है वो r1 और r2 है। मतलब अगर मान लो कि मैंने एक कोई एटम लिया यहाँ और दूसरा कोई एटम लिया यहाँ, इन दोनों के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो हो गया टोटल, हमने मान लिया r। अब इनका कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा एक सेंटर होगा जहाँ से ये और ये अलग अलग होंगे। मतलब
इससे इसकी दूरी सेंटर ऑफ मास आएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास आई थिंक आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ रखा है। देखो लाइक जैसे कभी कभी हम खेल खेल में ही ऐसे करते हैं ना कि जैसे मान लो कि कभी कोई फुटबॉल रोटेट करता है, तो फुटबॉल रोटेट करते करते हुए जो आपका प्लेयर होता है वो एक ही उंगली के ऊपर उसको रोटेट कंटिन्यूसली करवाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने उसके सेंटर ऑफ मास पता पड़ गया कि इसका सेंटर ऑफ मास बॉल का कहाँ पर है और उसको किस तरीके से पकड़ना है, तो ये बॉल मेरी उंगली के ऊपर ही कंटिन्यूस रोटेट करती रहेगी। तो वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास मतलब अगर जैसे मान लो कि इसका और इसका मास डिफरेंट होता है तो ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। तो जैसे अगर हम कोशिश करेंगे ना तो हमें नहीं पता कि कैसे घुमाना है, तो कभी मेरा सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा, कभी मेरा सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा। लेकिन अगर किसी को ये टेक्निक मालूम है कि इस पेन को अगर घुमाएं तो एक ही पॉइंट के ऊपर कैसे घुमा सकते हैं, तो वो कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ मास, मतलब हम रोटेट करवा रहे हैं। सो बेसिकली ये चीज़ आपकी सेंटर ऑफ मास कहलाती है। अब आपकी सेंटर ऑफ मास मतलब पॉइंट सेंटर पॉइंट से इसकी न्यूक्लियस की दूरी हमने ये मान ली कि R1 थी और इधर के न्यूक्लियस की हमने मान ली कि R2 थी। अब देखो जब हम इसको इस एक्सिस के अलोंग, इसके एक्सिस के अलोंग जब हम इसको घुमाएंगे, मतलब लाइक ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये आराम से रोटेट करेगा। ठीक है, इस तरीके का जो पर्टिकुलर रोटेशन की वजह से जब ये कोई भी स्पेक्ट्रा शो करेगा तो हम इसको बोलते हैं कि ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर रहा है। सो ये तो आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात हो गई। अब जैसे जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। जैसे हमें दो तरीके के रोटेटर्स दे रखे हैं। दो तरीके के रोटेटर्स मतलब क्या है कि एक तो आपको रोटेटर दे रखा है रिजिड रोटर, कि रिजिड रोटर या रिजिड रोटेटर के अंदर आपको एनर्जी पता लगानी है, और दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है नॉन रिजिड रोटर। देखो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि रिजिड रोटर वो होता है, जैसे कि हमारा जो बॉर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन था ना, उसके अंदर हमें ये बताया गया था कि जो दो रोटेशनल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मान लो ये J0 है, हम बेसिकली रोटेशनल क्वांटम नंबर को J से शो करते हैं, और ये आपका J1 है। तो बॉर्न ओपेनहेमर ने ये बोला था कि टोटल एनर्जी जो होती है वो 3 एनर्जीज़ का सम होती है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। और उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाइब्रेशनल, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपकी रोटेशनल एनर्जी होती है। तो हमने ये मान लिया ये आपकी दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स थे, और इनके बीच में बहुत सारे आपके वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, और इन्हीं वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से आपके बॉर्न ओपेनहेमर ने बताया था, जो आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम दे रखा है। ओके, सो इसकी जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि सबसे पहला जो सिलेक्शन रूल आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो ये कि हमेशा जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है जब ट्रैवल करेगा या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा तो अब अपने 0 से 1 की तरफ ही ट्रैवल करता है। ओके, मतलब अगर मैं बोलूँ कि जैसे J1 है, J2 होगा, J3 होगा, J4 होगा, तो J0 से J2 में चला जाए, J0 से J3 में चला जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब डेल्टा J की जो वैल्यू होती है ये बोलते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ±1 होनी चाहिए, तभी रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। कमिंग टू द रिजिड रोटर के अंदर उन्होंने ये बोला कि ये जो आपके न्यूक्लियसेस होते हैं इनके बीच में जब डिस्टेंस फिक्स होता है, जैसे ये पेन है, देखो ये पेन जो है वो एक तरीके का रिजिड रोटर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस कैप के इस पॉइंट से लेकर पिन पॉइंट तक अगर बात करूं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी कम नहीं होगा या ना ही बढ़ेगा, ये इसी तरीके से घूमता रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने एक स्प्रिंग ले ली हाथ में और मैं उसको घुमा रही हूँ तो वो स्प्रिंग वाइब्रेट भी करेगी और साथ में रोटेट भी करेगी, तो उसके अंदर क्या कहलाए, वो वाला जो रोटर है वो कैसा कहलाता है, नॉन रिजिड। लेकिन ये पेन जो है वो एक तरीके का क्या है, रिजिड रोटर। तो वो रिजिड रोटर्स कौन से होते हैं, रिजिड रोटर्स आर दोज रोटेटर्स जिनके अंदर दो एटम के बीच में कभी भी
जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो रोटेशन करते वक्त कभी भी चेंज नहीं होता, उसको हम रिजिड रोटर बोलते हैं। और नॉन रिजिड रोटर कौन सा होता है, जिनके बीच का ये फ्लेक्सिबल हो और बार बार चेंज करता रहता है। ओके अब इसके बाद में देखो जो इसकी एनर्जी है बेसिकली आपके जो मॉलिक्यूल होता है जब वो रोटेशनल एनर्जी रखता है तो हम ये बोलते हैं कि उसको हम ER से शो करते हैं। ठीक है, ER से शो कर लो, EJ से शो कर लो, जैसे भी लाइक ठीक लगे। ओके हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ER से अगर हमने इसको शो किया तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी का, दैट इज़ 8h² 8 J इंटू J+1। ये इसका फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा एनर्जी का। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो आपके हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तब ये एनर्जी के डेरिवेशन कैसे आता है ये आपको हायर क्लासेस में बताते हैं, क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन होती है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलती है, और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो हम अभी अपने लेवल पर नहीं पढ़ते, BSc लेवल पर नहीं पढ़ते। ओके देन फिर इसके बाद में यहाँ पर जो J की वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी चलेंगी, जैसे आप लोगों को पता पड़ गया होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे चलती जाएंगी। और J क्या है यहाँ पर, J है आपका क्वांटम रोटेशनल क्वांटम नंबर। ओके अब हम बात करते हैं, अगर हम H के बारे में आप जानते हो प्लैंक्स कांस्टेंट है। I क्या है, देखो I जो होता है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम म्यू आर स्क्वायर से बताते हैं, जहाँ पर आप लोगों ने फिज़िक्स के अंदर पढ़ रखा होगा कि म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या होता है आपका, रिड्यूस्ड मास। ये जो रिड्यूस्ड मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो किसके बराबर रहता है, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। ओके अब ये जो म्यू है ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर रहता है। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू के अंदर तो I इज़ इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 R स्क्वायर के बराबर चलेगा। सो इस तरीके ये तो आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। अब ये मैंने क्यों बताई है, बिकॉज लाइक जब हम इसको रिप्लेस करेंगे इधर तो आपको यहाँ पर हेल्प आएगा। और आप लोगों को पता है ये पूरा का पूरा आपका म्यू के बराबर है। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या आता है। सो देखो जैसे हमने ये मान लिया कि आपके दो कोई रोटेशनल क्वांटम नंबर्स थे, उसका हम एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं, दैट इज़ डेल्टा ई। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, E2 माइनस E1 के बराबर। E2 क्या होगा आपका, E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8h², जो वैल्यू थी एनर्जी की वो की वही रहेगी, 8π² I J यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ये मान लेते हैं कि जो ये J है आपका हायर एनर्जी स्टेट का, क्योंकि E1 जो है वो आपकी लोअर एनर्जी स्टेट हो गई, तो E2 क्या हो गया, हायर एनर्जी स्टेट। तो हम हायर एनर्जी स्टेट को J' से बता रहे हैं, J'+1। ओके सो कुछ इस तरीके का आपका E2 की वैल्यू चली। देन फिर इसके बाद में E1 की जब हम बात करेंगे दैट इज़ h² अपॉन 8π² I, और जो लोअर है वो J इंटू J+1 से ही चलाएंगे। सो इस तरीके से जब हम बात करते हैं माइनस करके, सो हमने ये मान लिया कि 8h² 8π² I, ये तो आ गया आपका कॉमन, तो h² 8 अपॉन 8π² I ये कॉमन निकल गया, J' J'+1 माइनस J इंटू J+1। ये वाली पूरी की पूरी आपकी इक्वेशन बनी डेल्टा ई की। अब अगर आप डेल्टा ई के अंदर मान लो कि आप रख रहे हो कि हमने ट्रांजिशन जो किया है वो J0 से J इज़ इक्वल्स टू 1 पर हुआ है, तो जब हम J की वैल्यू देखेंगे तो J की वैल्यू तो ये हो गई, J' की जो वैल्यू है वो आपकी 1 के बराबर हो गई। तो यहाँ पर जब वैल्यूज़ हम डालेंगे तो h² अपॉन 8π² I इज़ इक्वल्स टू 1 इंटू 1 + 1 दैट इज़ 2, ठीक है,
जे के बराबर भी आप इसको लिख सकते हो, और जब हम इसको ज़ीरो लगाएंगे तो ये तो पूरी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जानी है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया ये आपका 2J के बराबर है, जहाँ पर डेल्टा J जो था, जो हमारा सिलेक्शन रूल था, वो क्या था, +-1 के बराबर। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो वैल्यू कभी भी सही नहीं आएगी। अब हम जानते हैं कि देखो साइड में कि डेल्टा E जो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग h न्यू के बराबर होता है। डेल्टा E इज इक्वल्स टू जो होता है वो hc/λ भी लिख सकते हैं हम इसको। और जहाँ पर हम पढ़कर आए हैं कि वेव नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/λ के बराबर जो सेंटीमीटर इन्वर्स में निकलता है। जब इसकी वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में डालेंगे सो डेल्टा E इज इक्वल्स टू hc न्यू बार, दैट इज़ वेव नंबर के फॉर्म्स में हमें एनर्जी मिल जाएगी। सो इस वैल्यू के अंदर जब हम इस डेल्टा E को रिप्लेस करेंगे, बिकॉज ये एनर्जी भी आपकी डेल्टा E के बराबर ही चल रही थी। सो जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो hc म्यू बार आएगा, दैट इज़ इक्वल्स टू h² / 8π² I 2J। ओके, अब देखो h से ये वाला h तो कट हो गया, ये वाली c यहाँ आ गई, तो हम ये बोलते हैं कि वेव नंबर जो आया वो h/8π² I × c। ये IC ऐसा नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना है, ये IC कभी कभार लिखने में बच्चे गलती कर देते हैं। ये I × c है, जहाँ पर c क्या है, 3 × 10⁸8। ओके, 2J ये आपका वेव नंबर का फॉर्मूला है मेन। अब इसके अंदर ऐसे ही अगर आप इसके अंदर ये देखोगे कि h जो है वो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, क्योंकि I जो होता है वो आपका क्या होता है, μr², और म्यू क्या है आपका रिड्यूस मास, दैट इज़ इक्वल्स टू m1m2/m1 + m2 अभी निकाला था हमने। सो ये वाली चीज़ तो पूरी की पूरी कांस्टेंट है। सो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जब पूरी की पूरी कांस्टेंट आ गई है तो म्यू बार इज़ इक्वल्स टू b × 2J के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। तो म्यू बार इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2bJ के बराबर। सो इस तरीके से हम इसको वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। अब अगर देखो डिफरेंट J की वैल्यूज़ जब हम रखते जाएंगे, अभी तो हमने ट्रांजिशन किस में दिखाया था, 0 to 1 में। अगर आप ऐसा ही सेम ट्रांजिशन अगर आप देखोगे, मान लो हमने किया 1 to 2 में, ठीक है। सो 1 to 2 के अंदर जब हम इसको शो करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जब 1 to 2 ना जाकर जब 2 to 3 जाएगा, तो क्योंकि हमें डेल्टा J की वैल्यू तो +-1 ही रखनी है, तो आपको डिफरेंट लेवल्स मिलते हैं। देखो लेवल्स कैसे, कि मान लो जब हमने J की वैल्यू 0 रखी, देन फिर हमने J की वैल्यू 1 रखी, तब आपका एनर्जी की वैल्यू क्या आई, J की वैल्यू 1 रखी तो एनर्जी की वैल्यू क्या आई, J2 रखी तो आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या आई। तो हम ये देखते हैं J0 के ऊपर जो आपकी एनर्जी रहती है वो कुछ इस तरीके से शो की जाती है। अगर इसी रिस्पेक्ट में हम देखें तो एनर्जी जो होती है एक पर्टिकुलर लेवल की, दैट इज़ इक्वल्स टू 2bJ × J+1, शायद नो 2 नहीं आता यहाँ पर, एनर्जी इज इक्वल्स टू BJ+1, ये आपके मेन एनर्जी का फॉर्मूला है। सो अगर हमने मान लो कि J की वैल्यू 0 रखी, सो J की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे इस वाले फॉर्मूले के अंदर तो 0 × 0+1 0 ही हो जाना है। सो एनर्जी भी 0 आई। जब हम J की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 × 1+1 दैट इज़ 2, तो एनर्जी की वैल्यू 2b आई। देन फिर अगर हम 3 रखेंगे तो 3 × 3+1 दैट इज़ 12b, तो यहाँ पर 12b आई। तो हम ये बोलते हैं कि जब ट्रांजिशन होगा तो 0 to 1 के अंदर तो एनर्जी जो होगी वो 2b से चेंज होगी, देन फिर 6 टाइम्स हो जाएगी। सो इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा। ओके सॉरी, जब हम 2 रखेंगे तो 2b ×
2 इंटू 2+1 दैट इज़ 3 इंटू 2 दैट इज़ 6b। ओके सॉरी 6b आएगा यहाँ पर। ये 12b आपका 4 मैंने 3 वैल्यू रख दी थी, तो J3 जब हम निकालेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आपकी 12b आएगी। तो जब आप डिफरेंस देखोगे तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि एनर्जी की वैल्यू क्या कभी यहाँ पर 3 भी हो सकती है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपके एनर्जी की वैल्यू कभी 10 भी हो सकती है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 10 भी एनर्जी के ऊपर आपका मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देगा, ये फिक्स है। सो इस तरीके से हम पूरा का पूरा रिजिड रोटर पढ़ते हैं और इसी तरीके के डिफरेंस को हम पूरा फ्रीक्वेंसी सेपरेशन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कहा जाता है। सो अगर आप इसमें वेव नंबर के अकॉर्डिंग जब एनर्जी को लिखोगे तो आप ये देखोगे कि इनके बीच में जो दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेपरेशन 2b का चल रहा है। सो ये आपका फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कहलाता है। सो दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो आपकी स्पेसिंग होती है वो 2b एनर्जी के बराबर होती है, तो हम उसको फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो समझ में आया होगा और ये रिजिड रोटर क्या होता है वो भी समझ में आया होगा और इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें कैसे मिलती हैं वो भी। थैंक यू सो मच।